नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने कोविड मरीजों को राहत देने के लिए 17 महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों की आयात की अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए सेना की तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिना लक्षणों और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले कोविड मरीजों को घर में पृथकवास के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए अब तक कोविन पोर्टल पर 2 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। पोर्टल बिना किसी बाधा के काम कर रहा है। देश में कल 3,79,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 2,69,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। भारत बायोटेक ने राज्यों के लिए कोवैक्सीन की कीमत 600 रुपये से घटाकर 400 रुपये की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया। उत्तराखंड सरकार ने कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण 4 धाम यात्रा रद्द की। विदेश मंत्रालय ने कहा, विश्व के 40 देशों ने भारत को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का हाथ बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। शाम 6 बजे तक 76.07% वोट डाले गए। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच जारी। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू होगा। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने देश में कोविड महामारी के कारण बढ़ती मांग के बीच महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के आयात की प्रक्रिया तेज कर दी है। केंद्र सरकार ने कोविड मरीजों को राहत देने के लिए आयातकों को आवश्यक 17 चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट। आयात और सीमा शुल्क संबंधी मंजूरी के लिए छूट दी गई है। नए प्रावधानों के अंतर्गत सीमा शुल्क से त्वरित मंजूरी के बाद आयातकों को अनिवार्य रूप से घोषणा पत्र देना होगा। ऐसा करने पर प्रक्रियात्मक कारणों से आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की ढुलाई में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कल इस संबंध में आदेश जारी किया, जो 3 महीने तक लागू रहेगा। नेबुलाइजर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सीपीएपी और बीआईपीएपी, वैक्यूम प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन, ऑक्सीजन प्लांट, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन एयर सेपरेशन यूनिट के आयात की अनुमति दी गई है। इसके अलावा ऑक्सीजन कैन, ऑक्सीजन फिलिंग प्रणाली और क्रायोजेनिक सिलेंडरों तथा वेंटिलेटरों सहित ऑक्सीजन सिलेंडर के आयात की भी अनुमति दी गई है। विभाग ने निर्देश दिया है कि आयातक राज्य के अधिकारियों को आयात करने वाले ऐसे सभी उपकरणों के बारे में सूचित करेंगे। विभाग ने कहा है कि चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती मांग से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए आपात स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सा उद्योग को इन उपकरणों की तत्काल आपूर्ति करने के लिए ये फैसला किया गया है। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस लगातार राज्यों को राहत पहुंचा रही है। इसकी सेवाओं का विस्तार हरियाणा और तेलंगाना में भी किया गया है। इससे पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के जरिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली को तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई थी। उत्तर प्रदेश को आज 5वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन से 5 टैंकरों में 76 टन से अधिक तरल मेडिकल ऑक्सीजन भेजी गई। 1 टैंकर वाराणसी में और 4 टैंकर लखनऊ में उतारे गए। 6ठी रेलगाड़ी भी लखनऊ के लिए रवाना कर दी गई है। आशा है कि ये कल तक वहां पहुंच जाएगी। इसमें 33 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन भेजी जा रही है। हरियाणा को भी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहां के लिए 2 टैंकर आज ओडिशा के अंगुल से रवाना किए जाने की आशा है। रेलवे सभी राज्यों को ऑक्सीजन परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए राज्यों के खाली टैंकर भी इन रेलगाड़ियों से भेजे जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश में कई चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों की जरूरतें पूरी करने के लिए 40 देशों ने भारत की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया है।
विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज नई दिल्ली में कहा कि विभिन्न देशों से चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों की खेप भारत पहुंचनी शुरू हो गई है। We have received offers of assistance from various governments. There has been quite an outpouring of, I would say, solidarity with India. There's been, let's say, assistance from various countries. Over 40 countries committed to provide us with many of the items that we need most urgently. विदेश सचिव ने कहा कि अमेरिका ने महामारी से संघर्ष में भारत की मदद करने का वायदा किया है। श्री श्रृंगला ने बताया कि अमेरिका से 3 उड़ानें 1 हफ्ते के अंदर भारत आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन उत्पादक उपकरणों और ऑक्सीजन सिलेंडरों से लदे 2 विमान कल भारत पहुंचेंगे। संयुक्त अरब अमारात से वेंटिलेटरों और फेविपिराविर दवाइयों के साथ मालवाहक विमान आज रात पहुंचेगा। विदेश सचिव ने कहा कि तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। 500 से अधिक ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र और 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कुछ दिनों में भारत पहुंच जाएंगे। श्री श्रृंगला ने यह भी बताया कि विश्व की कई दवा उत्पादक कंपनियों ने भी रेमडेसिविर, टोसिलीजुमाब और फेविपिराविर जैसी दवाइयां देने का भरोसा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। अदालत ने सरकार से पूछा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में दिल्ली अन्य राज्यों से पिछड़ा क्यों है। न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी में कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या के सिलसिले में ऑक्सीजन आपूर्ति सहित विभिन्न मुद्दों पर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश होकर अदालत को बताया कि अन्य राज्यों को उनके अनुमान से 2-3% की रेंज में ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। न्यायमित्र राजशेखर राव ने अदालत को बताया कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को उनकी मांग से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। अधिवक्ता मेहरा ने कहा कि केंद्र की कुछ जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। इसके बाद अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि वे दिल्ली में यथाशीघ्र प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन प्लांट की स्थापना के काम में तेजी लाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सेना की तैयारियों और पहलों की आज समीक्षा की। प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने कोविड प्रबंधन में मदद के लिए सेना की विभिन्न पहलों और उपायों पर विचार विमर्श किया। सेना प्रमुख नरवणे ने प्रधानमंत्री को बताया कि सेना ने अपने चिकित्सा कर्मचारियों को राज्य सरकारों की सेवा में तैनात किया है। उन्होंने कहा कि सेना देश के विभिन्न भागों में अस्थायी अस्पताल बना रही है। सेना अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि सेना अपने अस्पतालों को नागरिकों के लिए भी खोल रही है। उन्होंने कहा कि सेना उन स्थानों पर आयातित ऑक्सीजन टैंकरों और वाहनों के लिए जनशक्ति के साथ मदद कर रही है, जहां उनके प्रबंधन के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के हल्के लक्षणों और लक्षण विहीन रोगियों के घर में पृथकवास के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपचार की दृष्टि से हल्के लक्षण या लक्षण रहित संक्रमित व्यक्ति को घर में ही पृथक रखने की अनुशंसा की गई है। लक्षण रहित रोगियों में वे शामिल हैं जिनका ऑक्सीजन स्तर 94% से अधिक है, लेकिन उन्हें कोई लक्षण नहीं है और इसकी पुष्टि प्रयोगशाला द्वारा की गई है। हल्के लक्षण वाले रोगियों में वे शामिल हैं जिन्हें सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं है और जिनका ऑक्सीजन स्तर 94% से अधिक है। ऐसे रोगियों को घर में अलग रखकर उपचार की अनुशंसा की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि एचआईवी संक्रमित, अंग प्रत्यारोपित व्यक्ति और कैंसर का उपचार करा रहे रोगियों को घर में पृथक करने की अनुशंसा उनका उपचार कर रहे चिकित्सा अधिकारी द्वारा भली भांति जांच के बाद ही की जाएगी। एक रिपोर्ट।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना से पीड़ित वैसे रोगी जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्हें एक अलग कमरे में रहना चाहिए और घर के अन्य सदस्यों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा उन्हें एक ऐसे कमरे में अकेले रहना चाहिए जो हवादार हो और उन्हें हर समय 3 सतहों वाला मास्क का उपयोग करना चाहिए। रोगियों को सलाह दी गई है कि वह अपनी निगरानी खुद करें और लगातार ऑक्सीजन का लेवल मापते रहें। अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि रेमडेसिविर दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह पर ही करें और किसी भी हालत में इसका उपयोग घर पर नहीं करें। इन दिशा निर्देशों के अनुसार होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को डिस्चार्ज तभी माना जाएगा जिस दिन उनकी कोरोना की जांच की गई हो, उस दिन से कम 10 दिन पूरे हो गए हों या उन्हें 3 दिनों तक कोई बुखार नहीं आया हो। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे बिना लक्षण वाले लोगों को 10 दिन का समय समाप्त होने के बाद कोरोना जांच की कोई जरूरत नहीं है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए पंजीकरण सुगमतापूर्वक चल रहा है। अब तक 2 करोड़ 12 लाख से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। पंजीकरण कल शाम 4 बजे शुरू हुआ। इस चरण में 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शनिवार से शुरू होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बिना किसी तकनीकी बाधा के काम कर रहा है। हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, शायद दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा सफल, सबसे ज्यादा डिजिटली टेक्नोलॉजिकली साउंड प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर एकदम सीमलेस तरीके से 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। कल 3 घंटे के अंदर अंदर कोविन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि 88 लाख उसके ऊपर हमारे नौजवान अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए बुक कर चुके थे और अब जैसे जैसे उनको जो अपॉइंटमेंट्स मिलती जाएंगी वो अपना वैक्सीनेशन कराएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि प्रणाली बिना किसी व्यवधान के काम कर रही है। कोविन सॉफ्टवेयर मजबूत, विश्वसनीय और कुशल तकनीक है और इससे किसी भी स्थान से किसी भी समय टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। इस विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजाइन करते समय इसकी गति और बड़े पैमाने पर कार्यक्षमता को ध्यान में रखा गया है। देश में अब तक 15 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कल 21 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 2,69,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 3,79,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 83 लाख से अधिक हो गई। अब तक 1.5 करोड़ से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 82.10% है। पिछले 24 घंटे में 3,645 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही कोविड से मृतकों की संख्या 2,04,000 से अधिक हो गई। इस समय 30 लाख से अधिक कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे में 17,68,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक देश में 28 करोड़ 44 लाख से अधिक जांच की जा चुकी हैं। केंद्र ने असम के लिए आज 1.5 लाख कोविशील्ड वैक्सीन भेजी है। स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में अब कुल 7,70,000 से अधिक वैक्सीन उपलब्ध हैं। असम में कल 46,000 से अधिक टीके लगाए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 3,045 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 22 व्यक्तियों की जान गई। राज्य में स्वस्थ होने की दर 90.77% है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने कोविड मरीजों को राहत देने के लिए 17 महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए सेना की तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिना लक्षणों और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले कोविड मरीजों को घर में पृथकवास के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए अब तक कोविन पोर्टल पर 2 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। पोर्टल बिना किसी बाधा के काम कर रहा है। देश में कल 3,79,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 2,69,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। भारत बायोटेक ने राज्यों के लिए कोवैक्सीन की कीमत 600 रुपये से घटाकर 400 रुपये की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया।
उत्तराखंड सरकार ने कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण 4 धाम यात्रा रद्द की। विदेश मंत्रालय ने कहा, विश्व के 40 देशों ने भारत को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए हाथ बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। शाम 6 बजे तक 76.07% वोट डाले गए। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 की स्थिति के बारे में कल सवेरे 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमिलनाडु में प्रत्येक रविवार को रात्रि कर्फ्यू और पूर्ण लॉकडाउन अगले आदेश तक जारी रहेगा। राज्य के मुख्य सचिव राजीव रंजन ने वरिष्ठ अधिकारियों और जिला कलेक्टरों के साथ आज एक बैठक में राज्य में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों, बूथ एजेंटों, भोजन आपूर्तिकर्ता के वाहनों के लिए छूट दी गई है। रात को 10 बजे से शुरू होकर सुबह 4 बजे तक के रात्रि कर्फ्यू के दौरान किसी भी निजी और सार्वजनिक वाहन के चलने की अनुमति नहीं होगी। चेन्नई निगम आयुक्त जी प्रकाश ने बताया कि मृत्यु के आंकड़ों में असामान्य वृद्धि देखने में नहीं आई है। चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड की दूसरी डोज की निर्बाध आपूर्ति के लिए और अधिक टीकाकरण केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि निगम ने परिवहन विभाग के साथ बैठक की और बसों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए 400 नई बसें चलाई जाएंगी। चेन्नई में 31,000 लोग उपचाराधीन हैं और 25,000 लोगों को घर में ही क्वारंटीन किया गया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में आज शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ये जिले हैं श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुलगाम, पुलवामा, गंदरबल, जम्मू, कठुआ, रियासी और उधमपुर शामिल हैं। अनिवार्य सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में कल 3023 लोग संक्रमित हुए। 963 मरीजों को संक्रमण से मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जबकि इस दौरान 30 लोगों की मृत्यु हो गई। केंद्र शासित प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक आयु के 22 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज कोविड-19 से मुक्त होने के बाद दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से छुट्टी दे दी गई। उन्हें 19 अप्रैल को संक्रमित पाए जाने के बाद एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया था। डॉक्टर सिंह को कोरोना के हल्के बुखार जैसे लक्षण थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पत्नी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वे दोनों कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागपुर में एक मोबाइल कोविड आरटी-पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। स्पाइस हेल्थ और नागपुर नगर निगम द्वारा संचालित इस प्रयोगशाला की क्षमता प्रतिदिन 3000 नमूनों की जांच की है। ये प्रयोगशाला 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध करा सकती है। इस प्रयोगशाला में 425 रुपये में जांच की जाएगी। नागपुर के लोगों को आज से ही इस मोबाइल प्रयोगशाला की सेवाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। श्री गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि इस सुविधा से रोग का जल्दी पता लगाया जा सकेगा। इस प्रयोगशाला से मोबाइल पर ही रोगी को उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। इसमें नागपुर के अलावा भंडारा, चंद्रपुर और पूर्व विदर्भ में गढ़चिरौली जैसे जिलों में नमूनों की भी जांच की जाएगी। नागपुर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बारे में श्री गडकरी ने बताया कि 200 वेंटिलेटर ऑक्सीजन यहां पहुंचा दिए गए हैं और जल्द ही 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये सभी कंसंट्रेटर ग्रामीण विदर्भ में वितरित किए जाएंगे। महाराष्ट्र के लातूर जिले में 105 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक धेनु चौहान ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। उनकी 95 साल की पत्नी भी कोरोना से संक्रमित थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों को मार्च के अंतिम सप्ताह में संक्रमित पाया गया था। उन्हें 8 दिन सरकारी अस्पताल में रखा गया। दोनों ने अस्पताल में इलाज कराया और ठीक होने के बाद घर वापस आ गए। अब दोनों स्वस्थ हैं। श्री धेनु चौहान ने सभी से कहा कि चिंता न करें और आशा रखें कि उपचार के बाद सभी मरीज स्वस्थ हो जाएंगे। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि वैज्ञानिकों ने बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षणों वाले कोविड मरीजों के इलाज में आयुष 64 को काफी उपयोगी पाया है।
आयुष 64 को कई औषधियां मिलाकर बनाया गया है। इसका विकास केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है। ये औषधि 1980 में मलेरिया के लिए बनाई गई थी और अब इसे कोविड-19 के लिए बनाया गया है। आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा के बारे में मल्टी सेंटर क्लिनिकल परीक्षण पूरा कर लिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार आयुष 64 पर अध्ययन के नतीजे काफी उत्साहजनक हैं। भारत बायोटेक ने राज्य सरकारों के लिए कोवैक्सीन टीके की कीमत कम कर दी है। अब राज्य सरकारों को पहले घोषित प्रति डोज 600 रुपए की बजाय 400 रुपए देने होंगे। भारत बायोटेक ने कहा है कि ये फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने कई चुनौतियों को देखते हुए किया गया है। निजी अस्पतालों के लिए कोवैक्सीन की कीमत $1,200 प्रति डोज होगी। निर्यात के लिए इसकी कीमत $15 से $20 होगी। इससे पहले राज्यों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत भी $400 से घटाकर $300 कर दी गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इसका नंबर है 9354954224। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये कदम गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उठाया है। देश भर में 24 घंटे काम करने वाले इस नंबर का इस्तेमाल करके गर्भवती महिलाएं आयोग तक पहुंच बना सकती हैं। आयोग में एक समर्पित टीम शिकायतों को जल्दी निपटाने के लिए दिन रात काम कर रही है। इसके साथ ही आयोग से ईमेल help@ncw@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी के कारण 4 धाम यात्रा रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज देहरादून में संवाददाताओं को बताया कि चारों धामों के लिए वेब पोर्टल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खुलेंगे। चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और पुजारी पहले की तरह विधि विधान से पूजा संपन्न कराएंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पोर्टल अगले महीने खुलेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। विधानसभा की 294 सीटों के चुनाव के लिए 2000 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। वाम दलों, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ा है। सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर प्रचार किया। कोविड के बढ़ते मामले निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चिंता का विषय रहे। इस कारण आयोग ने चुनाव प्रचार के समय में कटौती भी की। महामारी से 4 उम्मीदवारों की मृत्यु हो गई। अब सबको 2 मई यानी रविवार को मतगणना का इंतजार है। एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के अंतिम चरण का चुनाव 35 विधानसभा क्षेत्रों के 11,860 मतदान क्षेत्रों में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। शाम 6 बजे तक मतदान 74.07% रहा। अब सबका ध्यान मतगणना की ओर है। निर्वाचन आयोग ने सभी विजय दिवस पर पाबंदी लगा दी है ताकि संक्रमण न फैले। काउंटिंग सेंटर्स में मौजूद राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि कोविड नियम का पालन करना अनिवार्य है। सभी को RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। केवल नेगेटिव कोविड रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। स्थिति के बारे में कहा जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिविटी रेट देखा गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता। राज्य में इससे पहले 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने 44, वाम मोर्चा ने 33 और भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती थीं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 42 सीटों में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थीं। कांग्रेस 2 सीटों पर जीती थी और वाम मोर्चा का कोई उम्मीदवार नहीं जीत सका था। निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए कड़े कोविड नियम तैयार किए हैं। RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट के बिना किसी भी उम्मीदवार या एजेंट को मतगणना कक्ष में जाने की अनुमति नहीं होगी। ये प्रतिबंध कोविड से बचाव के 2 टीके लगवा चुके लोगों पर लागू नहीं होगा। मतगणना के दौरान मतगणना केंद्र के बाहर जनसभा करने या भीड़ के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। जिला निर्वाचन
अधिकारियों को मतगणना केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि मतगणना केंद्रों पर कोविड संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा सके। असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना के साथ ही विभिन्न राज्यों के उपचुनावों के लिए भी वोटों की गिनती 2 मई को होगी। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 11 ओवर में 4 विकेट पर 75 रन बना लिए थे। आज ही एक अन्य मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 171 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 9 गेंद शेष रहते हुए 3 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई की ओर से क्विंटन डिकॉक ने नाबाद 70 रन बनाए। असम में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन उल्फा द्वारा अपहरण किए जाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने बताया कि पुलिस ने बोगाई गांव जिले में आज सुबह गुट के स्वयंभू कर्नल दिपेन सौद को मार गिराया। सौद इस गुट की पश्चिमी कमान का कमांडर था। श्री भास्कर ज्योति महंत ने कहा कि पुलिस ने मौके से एक अन्य आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। हिंदी साहित्य के अग्रणी कवि पंडित बाल कृष्ण शर्मा नवीन ओजस्वी वक्ता, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार भी थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने जब लिखना प्रारंभ किया तब द्विवेदी युग समाप्त हो रहा था और राष्ट्रीयता के नए आयाम की छाया में स्वच्छंदतावादी आंदोलन काव्य में मुखर होने लगा था। इसलिए नवीन के काव्य में दोनों ही युगों की प्रवृत्तियां मिलती हैं। मनमीन मेह की झड़ी लगी, सदा चांदनी, साजन लेंगे जोगरी, हम अनिकेतन, हिंडोला, विप्लव और घन गर्जे बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। आकाशवाणी की ओर से बालकृष्ण शर्मा नवीन को श्रद्धांजलि के साथ आइए सुनते हैं उनकी कविता हिंदुस्तान हमारा है के अंश। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारत वर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नवल सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस क्षण नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है ये देश हमारा, ये अभिमान हमारा है। भारत वर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ प्रथम मानव ने खोले निदियारे लोचन अपने, इसी नभ तले उसने देखे शत शत नवल सृजन सपने। यहाँ उठे स्वाहा के स्वर और स्वधा के मंत्र बने, ऐसा प्यारा देश पुरातन ज्ञान निधान हमारा है। भारत वर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारत वर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कोविड मरीजों को राहत देने के लिए 17 महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए सेना की तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिना लक्षणों और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले कोविड मरीजों को घर में पृथकवास के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए अब तक कोविन पोर्टल पर 2 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। पोर्टल बिना किसी बाधा के काम कर रहा है। देश में कल 3,79,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 2,69,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। भारत बायोटेक ने राज्यों के लिए कोवैक्सीन की कीमत 600 रुपए से घटाकर 400 रुपए की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया। उत्तराखंड सरकार ने कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण 4 धाम यात्रा रद्द की। विदेश मंत्रालय ने कहा विश्व के 40 देशों ने भारत को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए हाथ बढ़ाया।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। शाम 6 बजे तक 76.07% वोट डाले गए। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।